हाँ जी, बच्चा पार्टी। तो आज हम लोगों का नंबर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर निकाला था, जिसका मेन पर्पस था ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। यानी नेक्ड आई से जो एंगल हमारा छोटा बनता था, उसको बढ़ाने के लिए एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया गया था। अगर और भी बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं बड़ा करके देखना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं दो लेंस यूज कर लूं। एक मैग्नीफाइंग पावर जो हमारी निकल कर आएगी, उसको एक बार और मैग्नीफाइड कर दूं तो और बड़ा दिखाई दे सकता है। बस इस लॉजिक पे ये बना हुआ है। तो जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, तो दो चीजें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सुना होगा, लैब में देखा होगा, नहीं तो किसी डॉक्टर की लैब में देखो कि टेबल पर वो एक स्लाइड रख लेते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह करने में, और उसी में ऐसे करके देखते रहते हैं। साथ में एक देखा होगा रेक पिनियन लगा होता है, जिसको घुमा घुमा के लेंस को ऊपर नीचे लाते रहते हैं। ये सिंपली नॉलेज सभी रॉ मैन की तरह सबको होता है। लेकिन इसमें अभी में जब कंस्ट्रक्शन की बात करनी है, तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। मान लो एक हमारे पास ये कन्वर्जिंग लेंस है जो ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो मैंने उसको फोकल लेंथ में एफ ओ लिख दिया। एफ ओ लिखने का पर्पज है ऑब्जेक्टिव। साथ में इससे थोड़ी दूर पर एक लेंस और बनाया, कन्वर्जिंग दिखाई जैसा दे रहा है कि साइज में ये बड़ा कुछ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर लिख दिया एफ ई। एफ ई का मतलब वो जहां पर आईज रखेंगे, जहां से देखोगे। डायग्राम के बेस पर एक चीज दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंस छोटा है और राइट हैंड साइड वाला बड़ा है। ओवरऑल दोनों का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, अपर्चर दोनों का ही कंपेरेटिवली कम है। पर अगर इन दोनों में इंडिविजुअल कंपेयर करें, तो पहले वाले लेंस का अपर्चर छोटा है। छोटा रखने के पीछे एक लॉजिक है कि लेंस के जब अपर्चर को हम बड़ा या छोटा करते हैं, उसमें पर्पस हमारा ये होता है कि आने वाली लाइट को कलेक्ट करना। लेकिन जब माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो टेबल पर जिस मटेरियल को आप देख रहे हो, उस पर पहले लाइट आप खुद से डालोगे। हो सकता है लैंप यूज किया जाए, या रूम में कुछ ऐसी लाइटिंग के अरेंजमेंट किया जाए कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, पहले उस पर हम लाइट डालते हैं। तो वही लाइट हमारे इस पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस पर कलेक्ट होती है। तो लाइट की प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। कहने का मतलब लाइट एनर्जी जो ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली है, उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटा लेंस हम लोग यूज कर लेते हैं, अपर्चर भी छोटा रखते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसके रे डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। मेन चीज है अपने क्वेश्चन के लिए, तो मैं एक रे को यहाँ पे लूंगा जो अनडेविएटेड जाएगी, आपको इमेज की पोजीशन बताती रहेगी। पूरा बनाएंगे, बहुत डायग्राम गिच पिच हो जाएगा। मान लो कि लेंस का 2f नॉट यहाँ पर है, यानी आरओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते थे, और इसकी फोकल लेंथ मान लो यहाँ पर है। अब जब मैंने इसको देखना शुरू किया, तो सपोज अभी कोई मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर या मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ऐसी कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली मैंने माना कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है एच ओ, यहाँ पे रखा हुआ है। रखा कहाँ पर है? 2f0 और f0 के बीच में। अब कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी याद करो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस के 2f0 और f0 के बीच में रखा जाए, तो कन्वर्जिंग लेंस राइट साइड में एक रियल इमेज बनाता है जो इन्वर्टेड होती है और साइज में बड़ी होती है। और वो इमेज बनती कहाँ है? 2f0 और इंफिनिटी के बीच में बनती है। तो अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा f0 है और यहाँ पर 2f0 है, तो जो इमेज बनेगी वो 2f0 के आगे जाके बनेगी कहीं यहाँ पे ऐसे। और इसको मैंने लिख दिया h और I के साथ। अब इसको अगर मुझे समझाना है, मान लो ये रे डायग्राम बना के, बस रे डायग्राम ही एक बवाली काम है, तो फिर भी ये लो, एक ही इमेज से मैं दिखाऊंगा। ये एक रे आ गई। अब ये रे वो मैंने ली हुई है जो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जा रही है, यहाँ पर आ गई। अब ये वाली जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू और ओ। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से। जो इसकी इमेज बनी वो कहाँ पे बनी? यहाँ पे बन रही है, तो इसको लिख दिया मैंने वी ओ से। वी ओ मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके। अब इसमें थोड़ा आगे, अब जैसा तुम्हारा लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी कोई इस टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं, तो पहले लेंस से बनने वाली इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो मैं इसकी फाइनल इमेज की बात करूं, तो अब इस वाले लेंस को एडजस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐसा एडजस्ट करो कि ये इमेज आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई और इसके पोल के बीच में कहीं पर बने। क्यों? मैं इमेज को
लेफ्ट हैंड साइड में बनाना चाहता हूँ। तो जब इसको ऐसा एडजस्ट करोगे कि पहली वाली इमेज दूसरे आई पीस लेंस के लिए फोकल लेंथ और पोल के बीच में बने, तो इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो मान लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे बन गई। ये हो गया एच आई डैश। अब इसको समझाने के लिए अगर मैं फाइनल इमेज की बात करूं और यहाँ से एक रे लेके जाऊं ऐसे, ये वही है जो ऑप्टिकल सेंटर पे डाली गई है, ऐसे आती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर हो गया ये वाला, ये तुम्हारा आई पीस है, ये आ गई फाइनल इमेज। बस इतना इसमें करना होता है। तो अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, पहले उसकी इमेज इतनी बड़ी बनी, फिर ये इमेज इतनी बड़ी बनी, पर उससे साइज में तो बड़ी हो गई। तो ये है माइक्रोस्कोप का मेन पर्पस कि एक ऑब्जेक्ट को दो लेंसों की हेल्प से और बड़ा कर देना। तो ये लेफ्ट में इन्वर्टेड आ रही है, बस ये ध्यान रखना। अब आगे वाला काम क्या है? पहला चीज तो समझ में आ गई, दो लेंस है, सब पहली वाली लेंस इमेज आई यहाँ बनेगी, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हम ऐसा सेट करेंगे कि फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, पोल के बीच में आ जाए, जिससे लेफ्ट में चली जाए। पर मेन पर्पज है, उस पर फोकस करो, मैग्नीफाइंग पावर को निकालना है। मैग्नीफाइंग पावर वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था कि पहले एंगल ऑफ विजन बनाइए विद द हेल्प ऑफ लेंस और उसको डिवाइड कर दीजिए विदाउट लेंस। अब विदाउट लेंस का जो एंगल है वो वही पुरानी कहानी है कि नेक्ड आई से जब हम देखते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना लेंस के हम कितनी पास ला सकते हैं, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन यानी डी पर। और यहाँ पर अगर आई है ये, तो ये वाला एंगल हम लोगों ने थीटा नॉट लिया था और इसको ऑब्जेक्ट का एक्चुअल हाइट। तो थीटा नॉट अगर पैराक्सियल रेस के लिए होता है टेन थीटा नॉट, अप्रोक्सीमेटली थीटा नॉट होगा, जिसकी वैल्यू होगी एच नॉट अपॉन बी। ये पहला रिलेशन बना के छोड़ दो। अब दूसरा जो एंगल है ये थीटा, थीटा होता है फाइनल एंगल। हमेशा ध्यान रखो, लेंस दो तीन चार कितने भी हों, थीटा मतलब विद द हेल्प ऑफ लेंस का मतलब ये नहीं है कि पहला वाला लेंस ले लिया, दूसरा ले लिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। थीटा का मतलब है फाइनल इमेज विद द हेल्प ऑफ लेंस जो बनाएगा। और इसको समझने के लिए बस एक ही रे से अपना काम चलाओ, यानी ये एंगल होगा हमारा थीटा जो फाइनल इमेज के लिए बना है। अब इसको अगर देखो तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो यहाँ से कितना होगा, इसको डिनोट करेंगे हम लोग यू ई से। यू ई का मतलब क्या हुआ? देखिए, क्वेश्चन करने में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इस जब भी कोई प्रॉब्लम अभी मैं करके बताऊंगा तो पूरी सिस्टम पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ तो देखना ये डायग्राम साफ बताएगा, टेन थीटा इक्वल, पहला मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इमेज का हाइट और डिवाइड बाय यू, ये थीटा निकल आया। और अगर आगे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो फाइनल इमेज बनी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, ये देखो वीई। वीई का मतलब क्या है? फाइनल लेंस से बनने वाली इमेज। तो ई यहाँ पे सिर्फ आईपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस जगह लिख सकते हो वीई। और अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होगा थीटा के। अब तुम्हारे लिए ये छूट है कि तुम इसको लेना चाहते हो, इसको लेना चाहते हो, कोई भी ले सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर निकालना अपना पर्पस था। तो अगर मैं यहाँ पर इसके मैग्नीफाइंग पावर पर आऊँ तो थीटा का जो वैल्यू है, मान लो मैंने ये ले लिया एच आई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय यू ई इनटू, अब दूसरा लिखना है थीटा नॉट, थीटा नॉट का वैल्यू कितना है एच नॉट बाई डी। तो यहाँ पर लिखोगे एच नॉट और यहाँ पे लिखोगे डी, ये बनेगा। अब एक रिलेशन आ रहा है कि हाइट का, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विथ एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन और यू ई, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। तो ये है इस माइक्रोस्कोप का हमारा स्टेप नंबर वन। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि बड़ा कैसे हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, रे डायग्राम कैसे होता है, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले तक हम कैसे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा और आगे चलो। इस फॉर्मूले पर आने के बाद ये सोचो कि ये जो लिखा हुआ है, जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर ये एक रिलेशन पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, वी बाई यू, एच आई और एच ओ। जब एम इक्वल लिखा करते थे ना, अभी मैं साइन कन्वेक्शन नहीं दे रहा हूँ, ऐसे पढ़ते थे, एम इक्वल वी बाई यू, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब जो एच आई मैंने लिया हुआ है वो किसके लिए लिया हुआ है? अगर मैं बात करूं केवल ऑब्जेक्टिव लेंस की तो वी ओ आएगा,
और एच ओ के सामने ये आएगा। तो ऊपर वाला जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दिख रहा है उसको लिख सकता हूँ वी नॉट यू नॉट डी बाई यू ई। अब यहाँ पर एक चीज अभी और आएगी। सोचो फाइनल इमेज जो बनी थी वो इन्वर्टेड बनी थी, क्योंकि अभी तक तो मैंने मैग्नीट्यूड में सॉल्व किया, कोई साइन कन्वेक्शन नहीं लगाया। लेकिन जो फाइनल इमेज है डायग्राम पीछे देख सकते हो वो इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन और लगाना होगा। ये माइनस साइन क्या समझा रहा है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। और देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो मैग्नीफिकेशन है ये किसका है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये वाला जो मैग्नीफिकेशन अभी निकाला है ये किसके लिए बना हुआ है? इसको थोड़ा सा अलग करके देखो, खैर इसको अभी छोड़ देते हैं, पुरानी चीजों पर आते हैं। हाँ, यहाँ पर हो गया एमओ वी ओ अपॉन यू डी अपॉन यू। ये है एक जनरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह दो कंडीशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मिनिमम और मैक्सिमम के यहाँ पर हमें लिखना है मैग्नीफाइंग पावर, और वो भी कैसा? मिनिमम। सोचो मैंने उसमें क्या समझाया था कि अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो हमारी आईज कंप्लीटली रिलैक्स में होती है, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक तो ये हो गया। यानी जो फाइनल इमेज अगर मुझे इंफिनिटी पर बननी चाहिए मिनिमम पावर के लिए, फाइनल इमेज ई कहाँ होना चाहिए? इंफिनिटी पर। तभी तो आप मिनिमम मिनिमम पावर का मतलब क्या है? आपको सबसे कम पावर कब लगाना पड़ेगा? जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर होगी, आई पूरी तरह से रिलैक्स में होगी। और ये कब हो सकता है? जब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस पर रखा हो। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला दिख रहा है इसको देखिए, माइनस वी नॉट यू नॉट, यहाँ पर क्या आएगा? जो यू ई लिखा हुआ है, डी तो वैसा ही रहा, सिर्फ मैंने यू ई को किस में बदल दिया? यू एफ ई में। तो अब फॉर्मूला बन गया वी नॉट यू नॉट डी अपॉन एफ ई। इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? जब क्वेश्चन ये बोलेगा मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर या नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब हम लोग इसको यूज करेंगे। इसी तरह इसका एक कंडीशन और जल्दी से देख लो, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? याद करो, उसमें हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की जब बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि आप फाइनल इमेज को कहाँ तक ला सकते हो? एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन तक। उसके आगे जाओगे तो दिखाई नहीं देगा। तो इसमें या ऐसे याद रख लो कि आपको सबसे ज्यादा लोड कब पड़ता है, कब वो स्ट्रेन में आती है, कब उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। तो इसके लिए फाइनल इमेज को आप कहाँ तक ला सकते हो? तो वो डी है। तो सिंपल हो गया कि फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए? एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बननी चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u और 1/f। ये फॉर्मूला आप लगा दो आई पीस के लिए। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? डी पर। और किधर बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड में। रे किधर से आ रही है? लेफ्ट से राइट। तो फाइनल इमेज जब इस पे बनेगी तो ये होगा माइनस का डी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? यू ई डिस्टेंस पर, जो मैंने पीछे डायग्राम में बताया था। और फोकल लेंथ यहाँ लिखोगे एफ ई। तो देखिए 1/u e का जो वैल्यू आया बिल्कुल वही चीज है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में पड़ी थी। ये रिलेशन बन के आ गया। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है वी ओ अपॉन यू ओ और डी अपॉन यू ई। यहाँ से देखिए 1/u e का वैल्यू हमने सॉल्व कर दिया, तो ये होगा माइनस वी नॉट यू नॉट और साथ में डी। 1/u e का ये पूरा रिलेशन यहाँ पर ले आओ, 1/f e प्लस 1/d। डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो ये हो जाएगा 1+d/f e। ये लीजिए, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं इसके पढ़ने में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस रिलेशन का यूज तब किया जाएगा जब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात की जाएगी। दूसरा, अगर डायग्राम से ध्यान से देखो, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया हुआ है उसमें वी नॉट का वैल्यू यू नॉट से ज्यादा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? याद करो, 2f नॉट और f नॉट के बीच में वो था यू नॉट। लेकिन जब इमेज बनी
ऑब्जेक्टिव लेंस से तो कहाँ बनी, 2f0 और इंफिनिटी के बीच में। तो कोई डाउट नहीं है इसको बोलने में कि v0 का वैल्यू u0 से ज्यादा है। यानी इन दोनों का जो ये रेशियो है, अगर उसको लिखा जाए तो v0 u0 इज ग्रेटर देन 1। और उसके बाद इतनी सारी चीज इसमें तुम प्लस करोगे, तो यहाँ से ये क्लियर में आ जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होगा। क्यों? ये जो निकाला v0 और u0 का वैल्यू एक से बड़ा है, लॉजिकली साफ दिखाई दे रहा है कि v0 बड़ा है तो ये बड़ा होगा। उसमें फिर 1 प्लस डी अपॉन एफ से जो वैल्यू निकलेगी उसका मल्टीप्लाई करोगे, और ये रेशियो तो 1 से बड़ा पहले से ही है। तो जो m का वैल्यू आएगा वो पहले वाले सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा है। तो ये इसके फॉर्मूले के लिए हमने पढ़ना था। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल कर लो तो ये पोर्शन खत्म। देखो जैसे ये है एग्जांपल नंबर 1, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दो लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और आई पीस का है 3 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो है 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंस थिन है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ फाइनल इमेज फॉर्म बाई आई पीस इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर बने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मेजर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस आर। यानी दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन दे दिया 15 सेंटीमीटर, उनकी फोकल लेंथ दे दी, और ये पूछा कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि आप फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर बनाना चाहते हो, तो ये बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस क्या है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसके पीछे एक पर्पज है कि इस डिस्टेंस से रिलेटेड थ्योरी में मैंने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे सोचो कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो जहां पर इसकी पहली इमेज बनी थी वो वाली डिस्टेंस कितनी थी, vo। सोचोगे कैसे? अब सोचो, इसने कहा है कि जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पर बनती है। अभी मैं कह रहा था कि क्वेश्चन को फॉर्मूले रट के नहीं कर पाओगे, पूरा सुनो। ऑब्जेक्ट ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो UO होगा, इसका जो पहला इमेज बनेगा वो VO होगा। अब अगर ये लेंस फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर बनाना चाहता है, तो ये जो पहली इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो आई पीस के फोकल लेंथ पर होनी चाहिए, तभी तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी फाइनल। क्योंकि अगर आई लेंस का UE FE बन जाएगा तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी। यानी एक तरीके से ये मिनिमम पावर की बात भी कर रहा है। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज समझ आ गई कि दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, बेसिकली इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ट्यूब लेंथ। मुझे ये समझाना था। तो डायग्राम से तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि VO प्लस FE का वैल्यू क्वेश्चन ने हमें 15 सेंटीमीटर दे दिया। आया समझ में? अब V0 का वैल्यू हो गया 15, माइनस होगा FE, और FE का वैल्यू ये देखो 3 सेंटीमीटर दिया है, तो VO का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो पहला एक आंसर हमारा कौन सा निकला? ये लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई दिस ऑब्जेक्टिव मेजर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। कितना आंसर आएगा? 12 सेंटीमीटर। अब एक और बचा हुआ है कि UO की कितनी वैल्यू होगी। तो ये एक तुम्हारे लिए ऑप्टिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि ये मेरा एक कन्वर्जिंग लेंस है। इस कन्वर्जिंग लेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या था? 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंपल लेंस का फॉर्मूला लगा दो, और लेंस का फॉर्मूला जैसे ही यहाँ पे लगाओगे, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर लिख दो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस जो बतानी है वो ऑब्जेक्ट से बतानी है। तो VO का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आया, ये देखिए 12। तो यहाँ पर जो वैल्यू डालोगे वो कितनी होगी? 12 और माइनस UO ये हमें निकालना है, और फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, ये देखिए 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू डालो और सोचो कि पूरी तरह फिट है कि नहीं।
बिल्कुल अपने आप ट्राई कर लिया। अब इसमें सोचो कि मैंने इसको माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो इमेज वीओ बनी है वो लेंस के राइट हैंड साइड में बनी है। तो वही पुराना साइन कन्वेंशन जो ऑप्टिक्स में पढ़ के आए हो कि अगर आने वाली रे की डायरेक्शन में मैं जाऊँगा तो पॉजिटिव लूँगा, इसलिए मैंने 12 को पॉजिटिव लिया और फोकल लेंथ भी देखो राइट साइड में इधर जाती है, पॉजिटिव लिया। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी -2.4 सेंटीमीटर और माइनस साइन ये बता रहा है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है। इस एग्जांपल को लेने का पर्पस ये था कि ट्यूब लेंस से रिलेटेड मुझे बात करनी थी। अब देखो इसमें मैंने कहीं फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को करके बताया। तो फॉर्मूला रटने से नहीं बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेसिक को पकड़ने की आदत डालो। इसी तरह करते हैं एग्जांपल नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, the objective lens of compound microscope produces magnification of 10. In order to get an overall magnification of 100, when image is formed at 25 centimeter from the eye, the focal length of eye lens should be. अब इसमें तुम्हें ये सोचना है कि जो फाइनल इमेज है वो इनडायरेक्ट में बोला जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये मैक्सिमम वाला केस आ रहा है। 25 का मतलब है फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रही है। तो इसके लिए जो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, m इक्वल माइनस वी ओ यू ओ और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये रिलेशन ड्राइव किया था। ये कैसे आया था, पूरी कहानी पता है कि अगर फाइनल इमेज एट दिस डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनेगी तो मैग्निफिकेशन का हमारा ये फॉर्मूला होगा। अब अगर मैं इसमें माइनस साइन का यहाँ पे मीनिंग सिर्फ इतना है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगी, कैलकुलेशन में तो अभी उसका कोई रोल नहीं है। तो क्या इसको मैग्निफिकेशन ऑफ एन ओ लिखा जा सकता है? O फॉर ऑब्जेक्टिव, वी ओ अपॉन यू ओ मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन 10, बट इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये वैल्यू हमारी 10 हो गई। आगे बढ़े 1 प्लस, अब चलो इसके थोड़ा और डी, ये वो है जहां पे फाइनल इमेज बनती है, कितना दिया 25, ना भी देते तो भी हमें पता था। ये क्या है एफ ई, और ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना निकालना चाहते हो? देखिए टू गेट एन ओवरऑल मैग्निफिकेशन 100, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 100। अब देख लो ये जो सामने इक्वेशन बन रही है इसमें सिर्फ एक चीज अननोन है और वो है एफ ई। तो ये तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व तुम कर सकते हो। कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 25/9 सेंटीमीटर। लो हो गया। तो इस ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बाकी प्रैक्टिस है तो तुम लोग और करोगे। ये 2 एग्जांपल लेके मैंने तुम्हें समझाया हुआ है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे फिनिश। अब इसके बाद करेंगे जो टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। थैंक यू।